सो हेलो एंड वेलकम टू मी और चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया का फ्यूचर प्रूफ सेक्टर जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो दोस्तों मैं इसे फ्यूचर प्रूफ क्यों बोल रहा हूँ और ये कैसे इंडिया के लिए ग्रोथ स्टोरी बन सकता है और हम इस ग्रोथ स्टोरी का कैसे पार्ट हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं इस सेक्टर को फ्यूचर प्रूफ सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको चलना होगा पास्ट में। हम पास्ट में समझते हैं एक इवेंट के बारे में जो कि हुआ था 2015 में, जिस इवेंट को हम जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट के नाम से। दोस्तों 2015 में डिफरेंट 196 कंट्रीज एक पेरिस के अंदर इकट्ठा होती है मीटिंग के लिए, जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि सभी कंट्रीज को मिलकर अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेना होगा। मतलब क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट उन्हें फाइट करना होगा, वरना हमारा जो फ्यूचर है जो अर्थ का वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेगा। तो इस मीटिंग में ये डिसाइड कर जाते हैं कि जितने भी कंट्रीज है वो सभी कंट्रीज अपने अपने लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूशन देंगे जिससे वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट कर पाए। इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए दो यहाँ पर टारगेट्स को डिसाइड करता है, जिसमें उसका पहला टारगेट होता है कि जो इंडिया की जो एमिशन इंटेंसिटी है कार्बन की वो इंडिया कम कर देगा 45% से, जो कि उसका लेवल 2005 में था उसके मुकाबले 45% वो कम करके लाएगा 2030 तक। इंडिया का जो दूसरा टारगेट था वो था कि इंडिया जो है 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो उसकी नॉन फॉसिल फ्यूल्स के एनर्जी के सोर्सेज से आएगा। मतलब वो जो 50% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू लाने की कोशिश करने वाला है। 2030 तक का ये भी टारगेट है। आगे चलकर इंडिया एक और नया टारगेट इसके अंदर ऐड करता है, जो कि 2022 में वो डिसाइड करता है कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री बन जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके लिए सभी कंट्रीज को मिलकर फाइट करना ही पड़ेगा, और डिफरेंट कंट्रीज के जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनके जो टारगेट है वो उन्हें अचीव करना ही होगा, वरना अर्थ का डिस्ट्रक्शन करीब हो जाएगा। अभी जो इंडिया के जो 3 टारगेट्स हैं इन्हें अचीव करना आसान तो नहीं है, पर गवर्नमेंट इसके लिए कंटिन्यूसली हर साल इसके ऊपर एक्शन लेती रहती है, जिसके लिए वो डिफरेंट स्कीम्स डिफरेंट बजट्स इंट्रोड्यूस करती रहती है। और ये एक काफी बड़ा प्लान है, एक लंबा प्लान है जो कि 2070 तक चलने वाला है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा था आपको ये सेक्टर जो एक फ्यूचर प्रूफ सेक्टर है जिसके अंदर गवर्नमेंट का खुद का टारगेट काफी लंबा है। अब दोस्तों ये इंडिया के तीनों टारगेट अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक नया प्लान लेकर आती है, जिस प्लान के तहत वो डिसाइड करते हैं कि 2030 तक इंडिया का जो टोटल 500 गीगावाट एनर्जी की जो कैपेसिटी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आएगी। मतलब गवर्नमेंट प्लान बनाती है कि वो 2030 तक अपना 500 गीगावाट एनर्जी का जो सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू लेके आने वाली है। और अगर हम बात करें कि अभी करंटली हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू कितना एनर्जी जनरेट कर पाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी करंटली जो है इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोर्ड कैपेसिटी है वो 150 से ज्यादा गीगावाट की है, मतलब 150 प्लस है। जबकि टारगेट हमारा ये है कि हम 2030 तक 500 का टारगेट अचीव कर पाए। यहाँ पर नीचे बाइफर्केशन भी दिया हुआ है कि विंड पावर के थ्रू कितना वॉट आता है, सोलर के थ्रू कितना गीगावाट आता है, और यहाँ पे स्मॉल हाइड्रोजन, वेस्ट, नो एनर्जी और लार्ज हाइड्रो, इन सब का बाइफर्केशन दिया हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की कैपेसिटी क्या हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है 500 गीगावाट का 2030 तक का, जबकि अभी की कैपेसिटी है 150 प्लस गीगावाट की। मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पर 350 गीगावाट का एडिशन करना होगा, वो भी अगले 4.5 सालों में। और अगर हम बात करें इंडिया कितना तेजी से इस टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, तो लास्ट ईयर जो इंडिया का जो एडिशन था एनर्जी के अंदर वो 9.83% था। मतलब कि इंडिया की जो ग्रोथ की जो स्पीड है वो 9.83% है। पर दोस्तों अगर 9.83 के स्पीड से यानी 9.83% की अगर एनर्जी एडिशन की अगर रफ्तार से हम चेक करें, अगर कैलकुलेशन बिठाते हैं, इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो इस टारगेट को 2030 तक अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर अभी की कैपेसिटी की बात करें वो है 150 प्लस, हमें पहुंचना है 500 के पास। मतलब कि कम से कम हर साल 27% की एनर्जी की एडिशन होनी चाहिए। मतलब को इंडिया को 27% से ग्रो करना होगा इस सेक्टर के अंदर, तब जाके जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है जो उसके जो टारगेट है 2030 तक का 500 गीगावाट का वो अचीव हो सकता है। पर अभी करंटली ग्रोथ 9.83% की है और हम इसका 3 टाइम्स मतलब 27% की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल होने वाला है इसे 3 टाइम्स करना। इसका मतलब ये है कि इंडिया को मतलब ये गवर्नमेंट को और भी ज्यादा फोकस करना होगा इस सेक्टर के अंदर, और ज्यादा फोकस करने का मतलब ये है और ज्यादा गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना होगा, PLI स्कीम्स लानी होंगे यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट को और भी ज्यादा इस सेक्टर के अंदर बजट एलोकेट करना होगा, और इसका मतलब ये है इस सेक्टर के अंदर और ज्यादा ग्रोथ। अब दोस्तों अगर हम लास्ट ईयर यानी कि 2023 की बजट की बात करें तो इंडिया ने उस टाइम टॉप प्रायोरिटी दी थी ग्रीन ग्रोथ के ऊपर यानी कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर, जिसमें गवर्नमेंट ने प्लान करा था कि वो 2.4 बिलियन यानी कि लगभग 19,500 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे नेशनल हाइड्रोजन मिशन के ऊपर, जिससे वो 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन्स
क्लीन बर्निंग हाइड्रोजन को वो प्रोड्यूस कर पाए। और गवर्नमेंट ने बोला कि वो बैटरी स्टोरेज बूस्ट के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं करा कि वो कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और उन्होंने बताया कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए भी वो 30 गीगावाट का एडिशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि लद्दाख से होने वाला है। तो दोस्तों अब तक हम समझ चुके हैं इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ अभी भी काफ़ी बाकी है। पर दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जितनी भी कंपनीज हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा चुकी हैं पहले ही। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लास्ट 1 ईयर की मूवमेंट है, मतलब जो स्टॉक्स हैं वो कितना % इंक्रीज हुए हैं। लास्ट 1 ईयर में टाटा पावर 94%, अडानी ग्रीन 83%, ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स, स्टर्लिन एंड विल्सन सोलर 146%, इनॉक्स विंड 226%। मतलब हमारे एनर्जी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे, इरेडा, इंडियन एनर्जी, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ पहले ही दिखा चुके हैं। तो दोस्तों हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इस सेक्टर के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, पर यहाँ पर जितने भी कंपनीज है वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ पहले ही दिखा चुके हैं। तो हम इस अब ग्रोथ स्टोरी का पार्ट कैसे बन सकते हैं? तो दोस्तों इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कंपनीज के आपको फंडामेंटल्स करनी होंगी कि किस कंपनीज के फंडामेंटल कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर जिन कंपनीज के अंदर फंडामेंटली बैक्ड ग्रोथ हुए हैं, मतलब उनके जो फंडामेंटल है वो उन्हें ग्रोथ देने में हेल्प किए हैं, मतलब उस कंपनी से जो फंडामेंटल्स है वो सच में स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण वो कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो बड़े हैं, तो वो शायद कंटिन्यू और भी कर सकते हैं। पर जिन कंपनीज का सिर्फ नाम एनर्जी सेक्टर में आने की वजह से ग्रोथ हो गई है, जिनका भी फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आप बच सकते हैं। इसके लिए आपको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो हम ऐसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल को चुनें जो हमारे लिए काम करें। जैसे मार्केट में डिफरेंट सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, PMS, AIF, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास टूल्स हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो खुद यहाँ पर अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, या फिर जिनके अंदर एक्सपर्टीज की थोड़ी कमी है। तो दोस्तों लास्ट में वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, अगर आपके पास कंपनी एनालिसिस की स्किल्स वगैरह हैं, थोड़ी बहुत आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, तो आप खुद से कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आपको इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने में मदद करेगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनडायरेक्टली बहुत सारे टूल्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बस आपको उसके अंदर भी थोड़ा सा बेहतरीन वाला फाइंड आउट करना होगा और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का मेरा मकसद ये था कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर आपको एक व्यू मिल जाए, और अगर आपको इस स्टोरी का पार्ट बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। डायरेक्टली आप स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली आप दूसरे डिफरेंट टूल्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये आपको डिसीजन कैसे लेना है ये तो खैर आपका ही डिसीजन है, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन होगा आपका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।